नमस्कार। मैं एक्स सर्विसमैन राहुल कुमार, एक्स सर्विसमैन सेकेंड इनिंग चैनल में आप सभी एक्स सर्विसमैन भाइयों का बहुत बहुत स्वागत है। ये वीडियोस मेरी काफ़ी दिनों बाद आ रही है क्योंकि वीडियो बनाने के लिए कुछ था नहीं मेरे पास, कोई एग्ज़ाम वगैरह थे नहीं। अभी सब हो चुका है बैंक का। और अभी जो ये वीडियो है एक्सक्लूसिव है नाबार्ड अटेंडेंट एग्ज़ाम के लिए। 21 नवंबर को उसका एग्ज़ाम है और एडमिट कार्ड आ चुका है। तो उस एग्ज़ाम के लिए क्या करूँ, दो तीन डाउट हैं जो बार बार आ रहे हैं लोगों के मन में, और उन्होंने मुझे इस पे कमेंट, लास्ट वीडियो कमेंट में पूछा भी है। तो उन्हीं को लेकर मैं एक वीडियो बना रहा हूँ ये। सबसे पहला है कि एग्ज़ाम का पैटर्न। पैटर्न ये है कि आपके पास टोटल 4 सेगमेंट होंगे: मैथ, रीजनिंग, इंग्लिश और जीएस का। टाइम जो है कंबाइन होगा 90 मिनट का, और चारों सेगमेंट में 30-30 क्वेश्चन 30-30 मार्क्स के होंगे, यानी 120 क्वेश्चन और 90 मिनट का कंबाइंड टाइम। कंबाइंड टाइम का फ़ायदा ये होता है कि आप इसमें एडजस्ट कर सकते हैं अपने हिसाब से और मैक्सिमम अटेम्प्ट को मैक्सिमाइज कर सकते हैं। ये एक बहुत फ़ायदा रहता है। आप लोगों ने भी इसका मतलब देखा होगा मॉक लगाते समय, और मैंने भी जब नबार्ड का एग्ज़ाम दिया था तो कंबाइन ही था वो। अब आते हैं हम कि कैसे अटेम्प्ट करना चाहिए पेपर को। तो पेपर में देखिए, सबसे पहले आप पिक कीजिए मैथमेटिक्स को और रीजनिंग को। उसका रीज़न ये है कि अगर आपके पास 1 मिनट लास्ट में बच रहा हो, मान लीजिए आप 89 मिनट्स आपका हो चुका है और 90 मिनट्स चल रहा है, ठीक, 1 मिनट सिर्फ बच रहा है आपका, क्या आप उस 1 मिनट में कोई मैथ का क्वेश्चन बना पाएंगे? नहीं बना पाएंगे। रीजनिंग बना पाएंगे? नहीं बना पाएंगे। इंग्लिश के चांसेस थोड़े से हैं कि अगर आप शायद कुछ कर पाएँ उस 1 मिनट में, पर अगर वही 1 मिनट आपके पास है और आपके पास जीएस के क्वेश्चन हैं, तो आप 2-3 क्वेश्चन तो आराम से, 2-3 क्या, 5 क्वेश्चन भी आप कर लेंगे आप ये लास्ट 1 मिनट में। तो ये 1 मिनट का फ़ायदा जो है, आपको आपको क्या है कि हर मिनट का फ़ायदा लेना है एग्ज़ाम में। एग्ज़ाम में एक भी मिनट, एक भी सेकंड आपका वेस्ट नहीं होना चाहिए। तो उसके लिए तरीका ये है कि आप पहले रीजनिंग कीजिए, आप फिर मैथमेटिक्स कीजिए, उसके बाद आप इंग्लिश कीजिए और सबसे लास्ट में जीएस कीजिए। जीएस में समय का कम होना अच्छा होता है ज़्यादा होने से। ज़्यादा होने में क्या होता है कि आप इफ एंड बट्स में लग जाते हैं और क्वेश्चंस को, अपने ही दिए हुए आंसर्स को बार बार चेंज करते रहते हैं। जब आपको कुछ नहीं आता हो तो यकीन मानिए जो आपका पहला आंसर है वही आपका बेस्ट आंसर है। अगर आपने उसको चेंज किया, मैंने कई बार खुद मॉक में देखा है या कहीं भी, मैं जब भी क्वेश्चन अपना आंसर चेंज करता हूँ सेकेंड थॉट के बाद, वो 90% चांस गलत ही होता है, और जो फर्स्ट अटैम्प्ट होता है वही बेस्ट अटैम्प्ट होता है। तो आप पहले रीजनिंग कीजिए, फिर मैथमेटिक्स कीजिए, फिर इंग्लिश कीजिए और सबसे लास्ट में जीएस कीजिए। जीएस में बहुत सिंपल फंडा है, आता है तो ठीक है, नहीं आता है तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता, आप छोड़ दीजिए उसको, ठीक है। वहाँ सोचने के लिए कुछ है नहीं। इवन कंप्यूटर रहता है तो आप वहाँ एनालाइज कर सकते हैं कंप्यूटर में कि ये नहीं, ये हो सकता है, ऑड मैन आउट कर सकते हैं, पर जीएस इतना मौका देता नहीं है आपको। तो ये होगा। अब टाइम कैसे दीजिएगा आप, देखिए 30 मिनट्स है मैथ का, 30 मिनट्स है रीजनिंग का। कोशिश कीजिए कि आप पूरा बनाएं, क्योंकि जो इसका लेवल होगा वो एसबीआई के प्री के आसपास होगा या उससे थोड़ा सा टफ होगा, ठीक है। मतलब लेवल बहुत ज़्यादा टफ मेंस की तरह नहीं होगा। तो ऐसा होगा कि आप अगर समय देते हैं तो पूरा कर सकते हैं। तो 90 मिनट्स में आप क्या कीजिए कि 60 मिनट्स तो आप मैथ रीजनिंग के लिए रखिए। 60 क्वेश्चन, 60 मिनट्स, ठीक है। नेक्स्ट 30 मिनट्स जो बचता है उसमें आप 20 मिनट रखिए इंग्लिश के लिए, और 10 मिनट जीएस के लिए बहुत है। 10 के अगर 7 मिनट भी बच रहा है तो भी हो जाएगा, ठीक है। 8 मिनट भी बच रहा है तो भी हो जाएगा। तो आराम से कीजिए, पूरा पेपर कंप्लीट कीजिए। देखिए वैकेंसी बहुत कम है तो कंपटीशन जो है, कट ऑफ का जो लेवल है वो बहुत ऊपर जाएगा, क्योंकि एक तो पेपर इजी होता है, ये भी कट ऑफ को शूट कराता है। अब जिस भी एग्जाम पेपर इजी देखिएगा उसका कट ऑफ बहुत ऊपर चला जाता है।
और ये पेपर टफ रहता है IBPS के मेंस टाइप का या SBI के मेंस टाइप का। अब देखिए कट ऑफ कितना नीचे रहता है। तो ये है हिसाब किताब कट ऑफ का। और आपको अटेम्प्ट इसी तरह से करना है, पहले रीजनिंग, फिर मैथ, फिर इंग्लिश, लास्ट में GS। ठीक है, अब इसमें मैथ, रीजनिंग, इंग्लिश तो आप लगातार कर ही रहे हैं। GS में क्या करना है, GS में थोड़ा सा फोकस करना है एग्रीकल्चर GS पे। ठीक है, सोर्सेस क्या है मैं ज़्यादा नहीं बता पाऊँगा क्योंकि मैंने भी ज़्यादा नहीं किया था GS के बारे में। पर एग्ज़ाम बी करके एक यूट्यूब चैनल है, वो आपको एग्रीकल्चर रिलेटेड GS करवाता है। और एग्रीकल्चर रिलेटेड GS ज़रूर करिएगा। ठीक है, वही आपको एज दिलाएगा क्योंकि टाइम इतना ज़्यादा है कि ये 3 सेक्शन आप नहीं सबके सब करके करेंगे। तो आपको आगे कौन बढ़ने देगा, कौन आपका सिलेक्शन करवाएगा, तो सिलेक्शन करवाएगा GS। ठीक है, तो एग्रीकल्चर GS को तैयार करके आइएगा। ठीक है, नॉर्मल GS 30 है तो 30 में मैक्सिमम 10 हो सकता है, उससे ज़्यादा नहीं होगा। 20 क्वेश्चन तो एग्रीकल्चर GS से ही होगा। तो एग्रीकल्चर GS को तैयार कीजिएगा। ठीक है, ये हो गया एग्जाम के बारे में। अब आते हैं डाउट सेक्शन के बारे में। डाउट सबसे बड़ा ये है कि सर मैं तो ग्रेजुएट हूँ, मेरी सर्विस बुक में एंट्री नहीं है ग्रेजुएशन की, तो क्या मैं एग्ज़ाम में अपियर हो सकता हूँ? देखिए, एग्ज़ाम में तो आप PhD हैं तब भी अपियर हो सकते हैं। ठीक है, बस आपने फॉर्म में भरा ना हो। दूसरी बात, सिलेक्शन के बाद क्या करेंगे? सिलेक्शन के बाद अगर आपका सर्विस बुक में या कहीं भी कोई एंट्री ऐसी नहीं है कि जो आप ग्रेजुएशन कर रखा है, तो आप आ सकते हैं आगे DV वगैरह में भी। लेकिन एक रिस्क रहेगा, वो रिस्क अभी का नहीं रहेगा, लाइफ टाइम का रहेगा। अगर पूरी जीवन में भी कभी भी ये पता चल गया और इस प्रूव हो गया कि जिस समय आप DV कराने यहाँ आए थे या जब आपने फॉर्म अप्लाई किया था आप ग्रेजुएट थे या पोस्ट ग्रेजुएट थे, तो आपका उसी समय जो ये है रिक्रूटमेंट है वो टर्मिनेट कर दिया जाएगा। यहाँ कोई वैलिडिटी नहीं होती है कि 2 साल निकल गया तो ठीक है, 3 साल निकल गया तो ठीक है, नहीं। रिक्रूटमेंट के मामले में किसी भी सरकार में, किसी भी चाहे सेंट्रल गवर्नमेंट की जॉब हो, चाहे राज्य सरकार की जॉब हो, चाहे PSU की हो, रिक्रूटमेंट के मामले में किसी तरह की ढिलाई नहीं की जाती है। इट एट एनी स्टेज अगर आप पकड़े गए कि आपने गलत किया है, आपने फ्रॉड किया है, आपको टर्मिनेट कर दिया जाएगा। ठीक है, तो ये चलता है। इवन बिहार सरकार अभी बहुत सारे टीचर्स को निकाल दी सर्विस से, जिन 17 साल से नौकरी कर रहे थे वो। ठीक है, 17 साल बाद टर्मिनेट कर दिया। तो ये कभी भी हो सकता है। ठीक है, तो ये रिस्क आप पे है, मैं ये नहीं कहता हूँ कि नहीं होगा। लोग हाइड करने वाले दुनिया में बहुत कुछ हाइड कर जाते हैं, पर आप रिस्क पे रहेंगे, इस चीज़ का ख्याल रखिएगा। ठीक है, ये एक सबसे बड़ा डाउट था जो बार बार लोग पूछ रहे थे। ठीक है, आप रिस्क पे रहेंगे और हमेशा ही रिस्क पे रहेंगे। ठीक है, तो ये हो गया। बाकी इसके बाद क्या होगा, देखिए सिंगल पेपर है तो मेंस तो होना नहीं है, ना ही इसमें डिस्क्रिप्टिव है। तो जो पेपर है वो 90 मिनट का है, 120 सवाल है। हाँ, अब आते हैं सबसे बर्निंग क्वेश्चन की कट ऑफ क्या जाएगा। देखिए, पेपर आएगा नॉर्मल, समय है ज़्यादा। ठीक है, 120 क्वेश्चन है, 70 मिनट मिलना चाहिए था, लेकिन समय कितना मिल रहा है? समय मिल रहा है यहाँ 90 मिनट। समय है ज़्यादा, तो जो पोटेंशियल कैंडिडेट हैं और सीटें हैं कम, जो पोटेंशियल कैंडिडेट हैं वही आगे आएंगे। तो जो कट ऑफ है वो मुझे लगता है एक्स सर्विसमैन में भी 85 प्लस तो रहेगा ही, उससे कम में चांस नहीं बनेगा क्योंकि पेपर इजी आएगा, समय ज़्यादा मिल रहा है और वैकेंसी कम है। ये तीनों फैक्टर जब कोरिलेट करेंगे तो कट ऑफ को शूट कराएंगे ये। तो 85 से नीचे में तो चांस नहीं बनेगा। ठीक है, हाँ ये है कि अगर आप आ रहे हैं और आपका वेटिंग लिस्ट में भी नाम है तो बहुत चांसेस हैं कि आपका ये जो आगे सिलेक्शन हो सकता है। रीजन की वेटिंग लिस्ट में इसमें सिलेक्शन होता है क्योंकि इसका जो रिजल्ट है, फाइनल रिजल्ट, वो मोस्ट प्रोबेबली इसके बाद होगा, आपके RRB के रिजल्ट के बाद आएगा। तो जिस कैंडिडेट का RRB में हो जाएगा वो मुझे नहीं लगता कि इसके अटेंडेंट के DV के लिए उनको आना चाहिए, तो उसके कारण सीटें खाली हो सकती हैं ऊपर से।
तो जिसका वेटिंग में भी होगा उसको भी मतलब डीवी में आने के चांसेस हैं, नौकरी मिलने के भी चांसेस हैं। ठीक है, बस आज का वीडियो इतना ही। 7 दिन बचा है सिर्फ, वर्किंग डे में ही एग्ज़ाम है 21 को इस बार, तो तैयारी कीजिए। जीएस को अच्छे से पढ़िए, जीएस ही एज दिलाएगा, बाकी भी तैयारी करते रहिए। ठीक है, अभी और कोई एग्ज़ाम भी नहीं है। चलिए, ओके, बाय बाय, टेक केयर।